Hello students, welcome back to my channel. So today we are going to discuss what are restriction enzymes. So let's start. So restriction enzymes ऐसे enzymes होते हैं जो recognize करते हैं specific short nucleotide sequences को. तो इन सीक्वेंसेस को बोला जाता है रिकॉग्निशन साइट्स. इन साइट्स पे जब भी एंजाइम बाइंड करता है तो वो पर्टिकुलर रीजन को कट करता है. उस पर्टिकुलर रीजन को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर टारगेट सीक्वेंस. अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो साइंटिस्ट ने देखा कि जब भी बैक्टीरियोफाजेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो बैक्टीरिया जो है उनका जो भी डीएनए है उस डीएनए को कट कर देता है और अपने आप को इन्फेक्शन से बचा लेता है. यानी ये डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का. तो बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियोफाजेस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पड़ा. अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर के खुद के डीएनए को ये एंजाइम्स क्लीव क्यों नहीं करते. तो बैक्टीरिया की खुद की जो भी डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो मिथाइलेटेड होते हैं. मिथाइलेटेड किस वजह से? बिकॉज देयर आर टू एंजाइम्स. एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमने पढ़ा और दूसरा होता है मिथाइलेज एंजाइम. तो मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है कि बैक्टीरिया के खुद के डीएनए सीक्वेंस के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिथाइलेटेड रेस्ट्रिक्शन साइट पे बाइंड नहीं कर पाते और उन्हें क्लीव भी नहीं कर पाते. तो जो भी फॉरेन डीएनए एंटर करेगा बैक्टीरिया के अंदर जो कि अनमिथाइलेटेड होगा उसी को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लीव करेंगे, खुद के डीएनए को नहीं. अगर हम इन एंजाइम्स के टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स. एक होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और दूसरे होते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज. इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होते हैं जो डीएनए सीक्वेंस को मिडल से कट करते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज होते हैं जो कॉर्नर्स पे या बिल्कुल 5' एंड या 3' एंड पे कट करेंगे. नाउ अगर हम इनकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले इनकी डिस्कवरी डब्ल्यू आर्बर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, जिन्होंने देखा था कि बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए को सरवाइव नहीं करवा पा रहा क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसके डीएनए को क्लीव कर दे रहा है. फर्स्ट आइसोलेशन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हुई थी वो करी थी एच स्मिथ ने, और जो फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड था वो था हिंडी 2 जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया है. अगर हम इन एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें या नेमिंग की बात करें तो इनकी नेमिंग मेनली बेस्ड होती है कि किस ऑर्गेनिज्म से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया गया है या आइसोलेट किया गया है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक एंजाइम का एग्जांपल लेते हैं जैसे EcoR1. EcoR1 ऐसा एंजाइम है जो ई कोलाई यानी एशेरिशिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया है, इसीलिए इको टर्म हम यहाँ यूज कर रहे हैं. E इज फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस या जेनरा और CO जो है वो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं स्पेसिफिक एपिथेट के या स्पीशीज के, इसीलिए हम E को लिख रहे हैं. नेक्स्ट जो यहाँ एक सिंगल लेटर R लिखा है उसका क्या मतलब है? बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स होते हैं तो R जो है वो स्ट्रेन के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हेयर R इज द स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई. और 1 जो रोमन न्यूमरल में नंबर लिखा गया है उसका मतलब है कि फर्स्ट एंजाइम है ये जो इको आर नाम के स्ट्रेन से निकाला गया है, ई कोलाई के R स्ट्रेन से निकाला गया है. तो ऐसे इनकी नेमिंग की जाती है. अगर हम कुछ एंजाइम्स का एग्जाम्पल लें तो यहाँ आप देखोगे EcoR1 है जिसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है GAATTC. ये रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे. यहाँ मैंने सिर्फ 5 ही एंजाइम्स के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस और ओरिजिन जो भी है उसका वो मेंशन किया है, तो आप यहाँ से इजीली याद रख सकते हो. EcoR1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GAATTC और इसे निकाला गया था एशेरिशिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से. दूसरा एंजाइम है हिंडी 3. हिंडी 3 जो है उसका सीक्वेंस होता है AAGCTT और इसे जिस ऑर्गेनिज्म से निकाला गया था उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया. BAMH1 जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GGATCC और इसे निकाला गया था बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस नाम के बैक्टीरिया से.
ALU1 नाम का जो एंजाइम है इसका सीक्वेंस है AGCT, इस सीक्वेंस पे ये बाइंड करता है और इसे निकाला गया था आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस नाम के बैक्टीरिया से। नेक्स्ट एंजाइम इज PVU1 जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है CGA-TCG और इसे निकाला गया था प्रोटियस वल्गैरिस नाम के बैक्टीरिया से। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस जो होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके डिफरेंसेस इजीली आपको याद हो जाएंगे इस टेबल के थ्रू, प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिएगा। तो टाइप्स मेनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के 3 होते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट टाइप जो होता है टाइप 1 जिसे बोलते हैं, इसके अंदर 3 डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं। मतलब टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 सब यूनिट से, 3 प्रोटीन की सब यूनिट से मिलके बना है और तीनों सब यूनिट्स डिफरेंट हैं, उनका स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसकी 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती हैं। 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती हैं, यानी 2 सब यूनिट होंगी और दोनों सब यूनिट्स एक जैसी दिखेंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। टाइप 3 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसकी जो सब यूनिट्स होती हैं 2 ही होती हैं, बट वो दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंट होती हैं। अगर हम मोस्ट कॉमन एंजाइम की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप 2 होता है, सेकेंड नंबर पे टाइप 1 आता है और सबसे रेयर होता है टाइप 3 टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टाइप 1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो बायफंक्शनल होता है, मतलब 2 फंक्शंस कर सकता है। दीज 2 फंक्शंस आर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी और मिथाइलेज एक्टिविटी। यानी टाइप 2 एंजाइम जो है वो दोनों टाइप की एक्टिविटी शो करेगा, सिंगल एंजाइम ही। एक ही एंजाइम एंडोन्यूक्लियस की तरह कट भी कर सकता है और मिथाइलेज की तरह मिथाइल ग्रुप ऐड भी कर सकता है। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो ये यूनिफंक्शनल होता है, मतलब डिफरेंट एंजाइम्स होंगे, वन इज एंडोन्यूक्लियस और अदर इज मिथाइलेज, तो डिफरेंट एक्टिविटीज शो करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स। टाइप 3 जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं ये भी बायफंक्शनल होते हैं, इनके अंदर भी एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज एक्टिविटी सेम एंजाइम शो करता है। अगर हम इनके रिक्वायरमेंट्स देखें तो टाइप 1 एंजाइम जो होता है इसे क्लीव करने के लिए, यानी रिस्ट्रिक्शन कट करने के लिए कोई भी सीक्वेंस, उसे मैग्नीशियम चाहिए होता है, मैग्नीशियम प्लस ATP एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। टाइप 2 एंजाइम्स को मैग्नीशियम चाहिए होता है बट एनर्जी की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। टाइप 3 वालों को मैग्नीशियम एंड ATP दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। टाइप 1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये दोनों स्ट्रैंड्स को रैंडम फैशन में कट करता है, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है वहीं कट करेगा। लेकिन टाइप 2 जो होते हैं ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करते हैं बट स्पेसिफिकली कट करते हैं, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस मेनली रिकॉग्निशन सीक्वेंस के पास ही होता है। मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहां भी होगा वहीं पे ये एंजाइम्स जो है, ये एंजाइम जो है वो कट करेगा दोनों DNA के स्ट्रैंड्स को। टाइप 3 जो एंजाइम होता है वो सिर्फ DNA के दोनों स्ट्रैंड्स में से एक को ही कट करता है, और ये जो इकलौता स्ट्रैंड होता है जिसे वो कट करता है वो लगभग 25 बेस पेयर्स आगे की साइड होता है या पीछे की साइड होता है फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो उसके थोड़ा सा दूर होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस से थोड़ा दूर ये कट करता है। अगर इनके हम एग्जाम्पल्स देखें तो टाइप 1 का एग्जाम्पल है ECO-A1, ECO-B। एंड टाइप 2 की बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमन वाले आते हैं जो भी हम स्टडी करते हैं, ECO-R1, BAM, H1, हिंडी 3, ये सब टाइप 2 हैं। और टाइप 3 जो है इसका एंजाइम का एग्जाम्पल है ECO-P1। इन तीनों में से टाइप 2 सबसे कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो इनके फीचर्स ज़रूर याद रखने हैं आपको और एग्जाम्पल्स भी। सो नेक्स्ट आता है कि ये जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये कुछ एक्टिविटीज शो करते हैं या इनके कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हम इनकी एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। तो स्टार एक्टिविटी नाम की एक चीज़ होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एंजाइम हम डाल रहे हैं रिएक्शन को करने के लिए, वो एंजाइम कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे लो पीएच बहुत कम है या आयनिक स्ट्रेंथ बहुत कम है, आयंस काफ़ी कम है सॉल्यूशन में, या ग्लिसरॉल का कंटेंट ज़्यादा है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो सिमिलर सीक्वेंस को क्लीव कर देते हैं। मतलब कि कुछ भी उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी चेंज होगा तो उन सीक्वेंसेस को वो क्लीव कर देंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल सीक्वेंसेस को क्लीव नहीं करते।
तो वो सिमिलर सीक्वेंसेस को क्लीव करने की वजह से ऑल्टर्ड स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, यानी वो बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होते अंडर सम कंडीशंस। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी स्टार एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम शो करेंगे उसकी वजह से सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन हो जाता है, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाएगा, या फिर रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है उसके आउटर बेसिस का ट्रंकेशन कर देगा ये एंजाइम, यानी उन्हें क्लीव कर देगा साइड वाले सीक्वेंसेस को, या फिर सिंगल स्ट्रैंड निकिंग कॉज करेगा, यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड के अंदर निक प्रोड्यूस कर देगा एक न्यूक्लियोटाइड को, जो भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में उसे क्लीव कर देगा, यानी निकिंग शो करेगा। स्टार एक्टिविटी नॉर्मली घबराने वाली बात नहीं होती। जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, पीएच बढ़ा के या आयंस को कम रख के, या एंजाइम और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन रेशो जो है उसे बैलेंस करके, तो इन चीज़ों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इन एंजाइम्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो एक टाइप होता है जिसे बोलते हैं आइसोशाइजोमर्स। आइसोशाइजोमर्स क्या होते हैं? ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो सेम सीक्वेंस को तो रिकॉग्नाइज करते हैं बट वो सेम प्लेस पे कट नहीं करते, या सेम प्लेस पे कट भी कर सकते हैं। दो केसेस होते हैं यहाँ, सेम प्लेस पे कट करेंगे या फिर सेम लोकेशन पे कट करेंगे, बिल्कुल सेम न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल्स है मेरे पास यहाँ दो समझाने के लिए। एक है SPH1 नाम का एंजाइम और दूसरा है BBU1 नाम का एंजाइम। अब ये दोनों एंजाइम्स जो होते हैं ये सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस इनका होता है, जैसे यहाँ बताया हुआ है CGTACG ये नाम का सीक्वेंस है। दोनों एंजाइम सेम रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और सेम जगह पे ही कट कर रहे हैं, यानी C और G के बीच में ही कट कर रहे हैं दोनों एंजाइम्स। तो बोथ दीज एंजाइम्स आर आइसोशाइजोमर्स। बट दूसरा केस मैंने आपको क्या बताया कि जो एंजाइम्स होंगे वो रिकॉग्निशन साइट तो सेम रिकॉग्नाइज करते हैं बट डिफरेंट प्लेसेस पे कट करते हैं। करेंगे वो रिकॉग्निशन साइट के बीच में ही कट, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग होंगे। जैसे ये एग्जांपल है GGC GCC, ये एक सीक्वेंस है, इसको 4 एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन चारों एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट जगह पे कट करते हैं। जैसे NAR1 नाम का एंजाइम जो है ये GG के बाद कट करता है, BBE1 नाम का एंजाइम GC के बाद कट करता है, और EHE1 वाला एंजाइम जो है वो GGC के बाद कट करता है ये भी, और KAS1 नाम का एंजाइम जो है वो G के बाद कट करता है। तो क्या होता है, आइसोशाइजोमर सीक्वेंस तो सेम रिकॉग्नाइज करेंगे बट क्या करेंगे कि वो कट सेम प्लेस पे नहीं करते, प्रिसाइजली कट नहीं करते। नेक्स्ट आता है नियोशाइजोमर्स। नियोशाइजोमर्स का मतलब क्या होता है कि ये सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं बट क्लीव करते हैं डिफरेंट पोजीशन पे, पोजीशन बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे SMA1 जो कट करता है G के बाद, और XMA1 जो एंजाइम है ये G के बाद कट करता है। तो नियोशाइजोमर्स जो होते हैं डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट लोकेशन पे कट करेंगे सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है KPN1 का, ये GGTAC के बाद कट करता है और ACC651 नाम का एंजाइम G के बाद कट करता है। तो ये नियोशाइजोमर्स थे। नेक्स्ट आते हैं आइसोकॉडोमर्स। ये कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो ये क्या करते हैं कि रिकॉग्नाइज करेंगे ऐसी साइट्स जो स्लाइटली डिफरेंट होती हैं सीक्वेंस में, हल्का बहुत फर्क होता है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट जब भी कट करेंगे तो उसके बाद सेम एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एंड्स का मतलब क्या है? दो टाइप के एंड्स होते हैं। जब भी एंजाइम कट करता है किसी डीएनए सीक्वेंस को तो दो टाइप के एंड्स प्रोड्यूस करता है, एक होता है स्टिकी एंड्स और दूसरे होते हैं ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स होंगे जब वो उनमें कोई ओवरहैंग होगा, किसी सीक्वेंस का किसी न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग होगा, और अगर वो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो ब्लंट एंड्स कौन से होते हैं? जो किसी भी साइड से जिसमें कोई ओवरहैंग ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आइसोकैडोमर्स का, SAU3A और BAMH1, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं आइसोकॉडोमर्स हैं, और स्टिकी एंड जो ये प्रोड्यूस करते हैं उसका सीक्वेंस है GATC।
दोनों रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस को, बट सेम टाइप का एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं MBO1 का और BAMH1 का। इन दोनों में आप देखोगे तो सीक्वेंस जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टिकी एंड, यहाँ तो ब्लंट एंड है वैसे ये, तो जो भी ये एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एंड जो है बिल्कुल उसका सीक्वेंस सेम है, लेकिन उन एंड्स के जो भी ये एंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन एंड्स के साइड वाला सीक्वेंस डिफर कर रहा है। यहाँ N है यानी कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, और इस वाले केस में G होना चाहिए या C होना चाहिए स्पेसिफिकली, तो उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग है बट स्टिकी एंड्स वो सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कुछ हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। I would like to end this video with a quote given by Henry Ford, which says that failure is the opportunity to begin again more intelligently. So इससे आगे की वीडियोस में हम और मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।